नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, अभी जो हाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हाइड्रोजन ट्रेन का जो इनॉग्रेशन किया है, उस हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ये हाइड्रोजन ट्रेन का इनॉग्रेशन क्यों किया गया, इसे चलाने के पीछे का क्या उद्देश्य था तथा साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर इससे क्या फ़ायदा मिला और भारत का लक्ष्य क्या है इस हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने के लिए, तथा ये हाइड्रोजन ट्रेन किस कॉन्सेप्ट पे, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। तो ये सारी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो और इसका जो पीडीएफ है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब चली थी। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत जो है 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। एक मिनट, मैं पेन ले लेता हूँ। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 17 जुलाई 2026 को इसकी शुरुआत की गई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका रूट कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका रूट जो है जिंद से सोनीपत। सोनीपत कहाँ है? हरियाणा में है। और ये टोटल 89 किलोमीटर, ठीक है, टोटल 89 किलोमीटर की ये इसकी पूरी रूट है। और इसकी जो क्षमता है वो 2600 यात्री को ले जाने की क्षमता है और इसमें टोटल 10 कोच है। तो ये 10 कोच कैसे हैं इसे समझते हैं। आगे में 2 इंजन है, एक इंजन आगे एक इंजन पीछे है और बीच में जो है 8 कोच है टोटल। तो ये टोटल कितने हो गए? 10 कोच है ये हाइड्रोजन ट्रेन में। देखिए, अगर इसके पहले का इतिहास हम लोग जानें, इसके पहले का इतिहास को अगर हम लोग देखें कि ट्रेन का क्या इतिहास रहा है, तो पहले जो ट्रेन थी वो पहले चलती थी हमारे कोयला या स्टीम से, अर्थात भाप से चलती थी या कोयला से चलती थी। और इसके चलने से हमें नुकसान क्या होता था कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं और कार्बन का उत्सर्जन करता था। और अभी जो वर्तमान में हमारे पास जो ट्रेन है वो किससे चलती है? वो या तो डीजल से चल रही है या ओवरहेड इलेक्ट्रिक अर्थात OHE ओवरहेड इलेक्ट्रिक से चल रही है। ठीक है, और ये कितना केवी का यूज होता है? तो इसमें 25 केवी का यूज किया जाता है, अर्थात 25,000 वोल्ट का उपयोग होता है। ठीक है, और भविष्य में इसकी क्या योजना है हमारे देश के? तो भविष्य में जो है हाइड्रोजन एनर्जी की योजना है। ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? तो हाइड्रोजन एनर्जी से ये क्लीन और टिकाऊ होगी। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन का उपयोग क्यों किया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि हाइड्रोजन का उपयोग क्यों किया गया। तो सबसे पहला बात है कि हाइड्रोजन को वहीं पर अर्थात इंजन में ही, जो इंजन आगे और पीछे 2 इंजन है उस दोनों इंजन में ही इसका जनरेशन हो जाएगा। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाएगा। दूसरा फिर क्या है, इसमें जो मटेरियल जो मतलब कि निकलेगा वो क्या निकलेगा? वाटर वेपर। जैसे पहले धुआं निकलता था, अब इसमें क्या निकलेगा? वाटर वेपर निकलेगा। इसमें किसी भी प्रकार के ओवरहेड लाइंस अर्थात ओवरहेड वायर की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक वायर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, ये हमारे देश के लिए ये बहुत अच्छा है कि ये किसी भी प्रकार का धुआं या किसी भी प्रकार का कार्बन को नहीं छोड़ेगा, साथ ही साथ जिसके कारण कि ये कोई भी प्रदूषण नहीं करेगा। अगर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है, ये देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। जैसा मैंने अभी बताया कि आगे में और एक पीछे में डीपीसी लगा रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? डीपीसी। डीपीसी होता है ड्राइविंग पावर कार, जिसे हम लोग इंजन कहते हैं। ठीक है, आगे और पीछे ये दोनों साइड में रहेगा। एक डीपीसी की अगर क्षमता की बात करें तो ये कितनी होगी? 1200 किलोवाट का इसका क्षमता रहेगा और इसमें 1600 एचपी का हैवी इंजन या हैवी मोटर का यूज किया जाएगा। और 8 कोच जो है ये पैसेंजर के लिए है। तो टोटल कितने हैं? 10 है, एक डीपीसी आगे एक डीपीसी पीछे और बीच में 8 कोच इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन को हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा डीपीसी हुआ। ठीक है, इसको 3 भाग में बांट दिया गया। पहले ऊपर वाले भाग में जो है इस सिलेंडर को रखा गया जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। ठीक है, हाइड्रोजन स्टोरेज सिलेंडर है। फिर बीच वाले में इंजन है। ठीक है, बीच वाले में क्या है? इंजन है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल है और ये क्या करता है? हाइड्रोजन को फ्यूल में कन्वर्ट करता है। और सबसे नीचे में जो है बैटरी रखी हुई है। ये बैटरी का क्या काम है कि ये हाइड्रोजन गैस से जो बिजली उत्पन्न किया, इस बिजली को स्टोरेज करने के लिए, ताकि उसका उपयोग किया जा सके रेल को चलाने के लिए, इसका चक्का को चलाने के लिए, तो उसके लिए जो है ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का उपयोग किया गया है। ठीक है,
तो ये इसका हो गया मुख्य रूप से संरचना। अब बात आती है कि फ्यूल सेल बिजली बनाती कैसे है। ठीक है, फ्यूल सेल जो है, इसका जो बीच वाले पार्ट में, जो हाइड्रोजन ट्रेन के जो बीच वाले पार्ट में फ्यूल सेल है, ये फ्यूल सेल बिजली कैसे बनाती है। तो देखिए, इसमें 3 प्रोसेस होता है। पहला है इनपुट, सिलेंडर से हाइड्रोजन और वातावरण से ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करती है। ठीक है, जो इसमें सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस रखा हुआ है और जो हमारे एयर में जो हमारा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है, आता है कहाँ से, एयर से आता है, और एयर से आया, यहाँ पे हाइड्रोजन मिल गया हमें सिलेंडर से और ऑक्सीजन हमें एयर से मिल गया। ठीक है, उसके बाद इसमें रिएक्शन होती है। कौन सा रिएक्शन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, इसमें किसी प्रकार का कंबसन अर्थात दहन नहीं होता है। अगर इसके हम लोग आउटपुट की बात करें तो बिजली का उत्पादन जो सीधे ट्रैक्शन मोटर को पावर देता है और ये क्या करता है, पहिया को घुमाता है। अब इसमें वेस्टेज कहिए या बाय प्रोडक्ट कहिए, वो क्या होती है, तो वो केवल और केवल हीट और वाटर वेपर होती है। किसी प्रकार का धुआं, किसी प्रकार का कार्बन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड जो रखी गई है, वो ऑपरेशनल स्पीड कितनी रखी गई है, 75 किलोमीटर प्रति आवर। अर्थात ये 75 किलोमीटर प्रति आवर से ये ट्रेन चलेगी। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है अर्थात डिजाइंड स्पीड जो है वो कितनी है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी डिजाइंड स्पीड की गई है, कि इसका स्पीड जो है मैक्सिमम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की होगा। अब देखिए कि ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्लेक्टिंग रिफ्यूलिंग प्रोसेस जो है ये क्या है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि स्टेप 1 है प्रोडक्शन। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में इलेक्ट्रोलाइसिस, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, वही हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से बिजली का उपयोग करके पानी को हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड करता है। ये पानी है, इसको क्या करता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग करके डिवाइड कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप टू में आता है कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन, चूँकि जगह बहुत कम है, जगह लिमिट है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए 500 बार, ये बार क्या होती है, वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। ठीक है, 500 बार तक इसको कंप्रेस किया जाता है। स्टेप 3 में होता है डिस्पेंसिंग। 350 बार के दबाव से 2 इंडिपेंडेंट डिस्पेंसर के माध्यम से इसमें क्या होता है, फ्यूल भरा जाता है। और दोनों डीपीसी, एक डीपीसी आगे और एक डीपीसी जो पीछे रहता है, दोनों डीपीसी एक साथ रिफ्यूल हो सकते हैं। ठीक है, और ये सब एक दूसरे से लिंक अप होते हैं, तो ये एक साथ दोनों डीपीसी जो होते हैं वो रिफ्यूल हो सकते हैं, जिससे टर्न अराउंड जो हमें टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। अब इसका सुरक्षा प्रणाली की अगर बात की जाए कि भाई इतना जब ऐसा जो ट्रेन बनाया गया तो इसका अगर सुरक्षा प्रणाली भी तो कुछ होगा, तो इसका अगर सुरक्षा प्रणाली की बात की जाए तो इसमें जो है एक सेंसर नेटवर्क लगा हुआ है। क्या है, एक सेंसर नेटवर्क है। ये क्या करता है कि प्रत्येक कोच में जो है एक लीक डिटेक्टर लगा हुआ है, हीट डिटेक्टर लगा हुआ है, फ्लेम डिटेक्टर लगा है और स्मोक डिटेक्टर लगा है। तो एनर्जी कोच जो हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर है, ये क्या होगा कि सपोज कीजिए कि ये हमारा डीपीसी हुआ, बीच में हमारा ये 8 कोच है, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर कहीं से भी हाइड्रोजन गैस लीक की तो क्या होगा, हमारी ट्रेन आगे नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लीकेज होगा तो इसका एक डिटेक्टर लगा हुआ है कि भाई आपका हाइड्रोजन गैस लीकेज हो रहा है, आप लोग इसे देखिए। या कहीं पे स्मोक लीकेज हुआ तो उसके लिए स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, कहीं आग लग गया तो उसके लिए फ्लेम डिटेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सब इसमें डिटेक्टर अर्थात सेंसर लगा हुआ है। दूसरा क्या है, कंटिन्यूस वेंटिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हवा जो है लगातार चलते रहती है। यदि कोई छोटा भी लीकेज होगा तो उसमें क्या होगी, गैस जमा नहीं होती है और बल्कि सुरक्षित रूप से खुली हवा में मिल जाती है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये वेंटिलेशन जो होता है इसका कंटिन्यूसली वेंटिलेशन होते रहता है, क्योंकि लगातार हवा चलते रहती है। अगर कहीं भी छोटा सा भी लीकेज होगा तो जो गैस एक दूसरे से जो कनेक्ट होकर जो गैस जमा हो रही थी वो जमा नहीं होगी और वो ऑटोमेटिक क्या होगी, जो बाहर जो खुली हवा है, वातावरण की खुली हवा है, उसमें मिल जाएगी। इससे किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगला जो है ऑटोमेटिक शट डाउन का इसमें सिस्टम है। अगर मान के चले किसी भी असामान्य स्थिति है तो उसमें सिस्टम बिना किसी इंटरफेयर के हाइड्रोजन सप्लाई को क्या कर देगी, कट कर देगी। और जैसे हाइड्रोजन सप्लाई सभी से कट हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे
इंजन काम करना बंद कर देगा और ट्रेन रुक जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसका वैश्विक परिदृश्य अगर हम लोग देखें तो दुनिया भर में जो है यह टेक्नोलॉजी प्रारंभिक चरण में है। किसमें है? ये फर्स्ट स्टेज में है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, चीन व जापान जो है सीमित डिप्लॉयमेंट पर काम कर रहे हैं। अगर भारत का देखा जाए तो भारत 10 कोच बनाने वाला पहला देश है। इसके पहले जो है जैसे जर्मनी वगैरह में मात्र 4 कोच ही थे। ठीक है, ये 4 कोच ही है, तो भारत जो है 10 कोच बनाने वाला ये पहला देश बन गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरे हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में देखा, जिसका कि उद्घाटन अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो अब आप लोग से एक लास्ट में क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस ट्रेन का निर्माण कहाँ हुआ है। ठीक है, इस ट्रेन का निर्माण कहाँ हुआ है? मैं ऑप्शन देता हूँ, भारत में या जापान में या जर्मनी में। चलिए ये 3 में से आप बताइए कि इस ट्रेन का निर्माण कहाँ पे किया गया है। आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए और जो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मैं उसको ज़रूर लेके आऊँगा, मैं उसे ज़रूर समझाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।